दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जिनसे मानचित्र पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक एक करके हम शुरू करेंगे और शुरुआत हमारी होगी सबसे पहले बीते सप्ताह जो हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था। सवाल देखिए कि मिजोरम, जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 फरवरी की बात है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा है कोलोडाइन नदी पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी हिस्से में बहती है और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। अब ये दोनों नाम अलग अलग तरीके से उच्चारण किए जाते हैं, लेकिन एक ही हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दोनों स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि सही कथन इनमें से कौन कौन सा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं हैं। पहला है कि फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप देखें तो यहाँ पे फोंगपुई ब्लू माउंटेन है और ब्लू माउंटेन में उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर यह जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, मुख्य रूप से मिजोरम का नक्शा है, और इसके बगल में यानी कि पूर्व की तरफ आप देखें तो यह म्यांमार का क्षेत्र आता है। अब यहीं पर बताया है फोंगपुई मौजूद है और यह सबसे ऊंची चोटी है तथ्यात्मक रूप से, तो ब्लू माउंटेन में फोंगपुई है। अब इसमें बात आती है एक और कि कोलोडाइन नदी पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी हिस्से में बहती है और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि इसके पूर्व में म्यांमार का क्षेत्र है। अब नदी की देखिए किस बात कर रहा है, नदी का नाम याद रखिए, कोलोडाइन नदी। अब कोलोडाइन नदी जो है एक तरह से कह रहा है कि पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान से, तो याद रखिएगा पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान और कोलोडाइन नदी। तो यहां पर आप जरा करीब से देखें तो आपको दिखेगी एक नदी, और नदी है यह देखिए, यही है कोलोडाइन नदी। यह आगे बढ़ते हुए जा रही है। अब आप देखें तो यह भारत का क्षेत्र है और यह म्यांमार का क्षेत्र है। तो मिजोरम की जो सीमा बनती है, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है मिजोरम के माध्यम से बनती है, उसमें जो नदी है वहां पर कौन सी है, उसके पूर्व में यह नदी है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है नदी की। जब जो की बात आई है तो यह जो नदी है एक तरह से यह समझिए कोलोडाइन नदी है, इसी को कालादान नदी भी कहते हैं। तो यह पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी हिस्से में बहती है। तो पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा, सीधी सी बात है कि पवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान इस नदी के पश्चिमी हिस्से में होगा, तभी इसके पूर्वी हिस्से में कौन सी है, कोलोडाइन नदी है। तो यह बात तो स्पष्ट हो गई, ये देखिए इस क्षेत्र में। अब उसके बाद बात करें कि यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, मिजोरम के साथ। इसका मतलब कि एक और दो दोनों ही सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आप थोड़ा और करीब से देखें, यह दरअसल न्यूज चर्चा में क्यों रहा यह जानने की कोशिश करें। तो एक प्रोजेक्ट था कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट को कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो भारत हुगली नदी है वहां से वह भारत को जोड़ता था सितवे पर। म्यांमार में सितवे पोर्ट है वहां से, तो हुगली नदी से सितवे का कनेक्शन बन रहा था, और इस सितवे पोर्ट से फिर रास्ता इसी कालादान नदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने का था। मतलब अभी क्या है, यहां हुगली कोलकाता से अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो आप देखिए कि कितना लंबा घूम के जाना पड़ेगा चिकन नेक के माध्यम से। लेकिन अभी अगर डायरेक्ट यहां से जाएं, सीधे जल का रास्ता सबसे आसान होता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, सीधा रास्ता है। और उसके बाद आप देखें तो इस नदी के माध्यम से इनको जाना था, इस नदी में ही, नदी के सहायता से ही जाना था। लेकिन चूंकि अभी म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, एक तरह का देखें तो सैन्य शासन जैसा हालात वहां पे दिखाई देते हैं, इसी वजह से यह अभी जो कालादान प्रोजेक्ट है यह ऑलमोस्ट डाइड की स्थिति में आ गया है। वहां के नेताओं के द्वारा ऐसा एक स्टेटमेंट हाल ही में आया है, इसी वजह से यह चर्चा में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सुदर्शन सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए कि यह मन्नार की खाड़ी में भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। उसके बाद यह मुख्य भूमि गुजरात को देवभूमि द्वारका में ओखा तट पर
बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। और तीसरा है बेट द्वारका गुजरात तट पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आपको ऊपर दिए गए कितने कथन सही लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे हैं, तो हमें बताना सही नहीं है, यानी कि यहां पर कौन कौन से कथन गलत हैं ये बताना है। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं, 1, 2, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, कितने कथन सही नहीं है। सबसे पहले सुदर्शन सेतु के लिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। अब देखिए यह बात तो सही है कि सबसे लंबा केबल आधारित पुल यह है बना हुआ है, और लेकिन यह जो है सुदर्शन सेतु मन्नार की खाड़ी में नहीं है, क्योंकि यह सुदर्शन सेतु का संबंध है गुजरात से। अब चूंकि इसका संबंध गुजरात से है, यह कच्छ की खाड़ी में है, और जो मन्नार की खाड़ी है वह कहां पे है, वह दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यह सीधे सीधे स्पष्ट होता है कि गलत है। मन्नार की खाड़ी अगर ना लिखा होता, अगर यहां स्टेटमेंट में यह लिखा होता कि कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, तो हम मान सकते थे, लेकिन मन्नार की खाड़ी लिख दिया है। अब आप देखिए कच्छ की खाड़ी में ही यह मौजूद है, बेट द्वारका। ठीक है, अब इसमें अगली बात जो है दूसरा स्टेटमेंट है उसको देखिए। यह मुख्य भूमि गुजरात को देवभूमि द्वारका में ओखा तट पर बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। तो बेट द्वारका द्वीप आपने देखा यहां से यहां इस क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, तो यह जो है जुड़ता है बेट द्वारका मुख्य भूमि से। तो यह कैसे जुड़ता है, इसके माध्यम से, केबल के माध्यम से। अब बात आती है कि यह स्टेटमेंट तो हमें सही मिल गया, दूसरा वाला पहला वाला हमें गलत मिला था। आधी बात सही थी, लेकिन मन्नार की खाड़ी लिखा होने की वजह से बाकी बातें खराब हो गई हैं। उसके बाद बेट द्वारका गुजरात तट पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्या बेट द्वारका दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहां पर बेट द्वारका है कच्छ की खाड़ी में, और यहां पे आप देखिए दीव है। जो दमन और दीव साथ में आप नाम सुनते हैं, तो दमन तो इस तरफ है, दीव इस तरफ है। अब दीव गुजरात के ज्यादा पास में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए इस क्षेत्र में अरेबियन सी में इसका जो आकार है वह बेट द्वारका से बड़ा है। अभी नक्शे पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह बड़ा है और वह छोटा है। तो चलिए यह बात तो स्पष्ट हो गई कि यहां पर हमने देखा कि यह स्टेटमेंट हमारा सही है। बेट द्वारका गुजरात तट पर दूसरा सबसे बड़ा है, क्योंकि पहला है दीव है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यह था कि यह बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा, ठीक है, मुख्य भूमि को ओखा तट से। ठीक है, तो यह भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। तो दो अगर सही है और पूछा सही नहीं है कितने, तो आप कहेंगे केवल एक कथन है जो सही नहीं है। चलिए जवाब मिल गया, ए हमारा सही जवाब है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। कीरू हाइडल परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीरू हाइडल परियोजना, इस परियोजना की चर्चा कुछ साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, और यह संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। अब जम्मू कश्मीर राज्य में चूंकि क्या हुआ है कि वहां के जो राज्यपाल थे उस दौरान उनके ऊपर कुछ जांच चल रही है इस संदर्भ में, इसी वजह से यह चर्चा में है। स्टेटमेंट देखते हैं। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। उसके बाद कीरू जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर योजना है। आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही हैं। अब देखिए पहले कथन की बात करें कीरू हाइडल प्रोजेक्ट की, तो यह लिखा है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। हालांकि जब कीरू हाइडल प्रोजेक्ट परियोजना सामने आई थी तब जम्मू कश्मीर अपने आप में पूरा का पूरा एक राज्य था, लेकिन फिर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन उसके बाद भी कीरू हाइडल प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अभी भी चूंकि यह परियोजना चल रही है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमें यह दिखाई देता है कि यह परियोजना चूंकि अभी भी चल रही है और आने वाले समय में यह पूरी होने वाली है, 1 साल तक में हो जाएगी, अगले साल तक में। तो यह कहां पर है, किश्तवाड़ा जिले में है और चिनाब नदी पर है। ये सारी की सारी बातें सही हैं। प्रस्तावित इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन काम शुरू है। अगला है कीरू जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर योजना है। रन ऑफ द रिवर योजना का मतलब यह है कि जब ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ आता है तो वह उसमें उस पानी में क्या देखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा बिजली बनाने में। तो इसीलिए पन बिजली परियोजना यह जो है किस प्रकार की है, रन ऑफ द रिवर योजना है। ठीक है, तो पहला भी सही मिला, दूसरा भी सही मिला। कितने कथन सही हैं, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। चलिए
अब आगे देखें, इसमें थोड़ा सा अगर समझें तो एक कीरू हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, और जिस नदी की बात हो रही है चिनाब नदी है, यह चिनाब नदी है और इसी में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और रन ऑफ रिवर की जो बात हमने कही थी वह यही होता है कि प्राकृतिक रूप से जब पानी का प्रवाह नीचे होता है तो यहाँ पर टरबाइन जनरेटर का उपयोग करके, उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यही व्यवस्था इसमें की गई है। अब अगला सवाल, थान थाई पेरियार अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित है। दूसरा है, यह तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। तीसरा है, यह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बाघ और हाथियों की आवाजाही के लिए एक संरक्षित गलियारे के रूप में काम करेगा। हम तीनों बातों को देखिए, थान थाई पेरियार अभ्यारण्य के बारे में बताई गई हैं। ठीक है, पहला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित है। इसको देखते हैं कितने सही हैं, तो एक एक करके देखते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें किसके बारे में देखना है, थान थाई। अब देखिए क्या कह रहा है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये दोनों भी देखिए नक्शे पे कहां कहां पे है। ये आपको दिखेगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और यहाँ पे कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में है, तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में है थान थाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये है सब कहां पे, ये सब के सब का संबंध देखिए आपको किससे मिलेगा, तमिलनाडु राज्य से मिलेगा। ये देखिए ये कहां पे है, तमिलनाडु राज्य में है। अब आप देखें अगर, तो बात आती है कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया है। दूसरा तथ्यात्मक जानकारी है कि 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आपसे पूछ ले अगर कि तमिलनाडु में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो अभी की स्थिति में 18 हैं, क्योंकि 18वां यही है जो अभी लेटेस्ट है। कौन सा, थानथाई पेरियार अभ्यारण्य। तो यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बाघ और हाथियों की आवाजाही के लिए एक संरक्षित गलियारे के रूप में काम करेगा, यानी कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट के बीच में जो बाघ हैं और हाथी हैं आसानी से आ सके जा सके, उनके लिए एक मार्ग की तरह काम करेगा, उनकी अनुकूल स्थिति इस जगह पर होगी। तो वह मार्ग के लिए काम करेगा, जो एक तरह से कॉरिडोर का जो काम करेगा वह किस तरह से करेगा, तो देखिए यह पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट है, अपने आप में देखिए कॉरिडोर बन रहा है। तो इसी कॉरिडोर में यह क्षेत्र भी आता है जिसको हम थानथाई बोलते हैं। इसका क्षेत्र इस क्षेत्र तक है, थानथाई की स्थिति यहां तक की स्थिति में आती है। तो आप देखें तो यह क्षेत्र कहाँ का है, पूरे कॉरिडोर के बीच का ही क्षेत्र है। तो इसका मतलब यस, ये काम करेगा कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक जानवर जा सकें और पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक, क्योंकि इसी रास्ते उन्हें गुजरना होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हमने देखा पहला दूसरा तीसरा तीनों ही अगर सही हैं, तो पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखिए वही बात, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और यह गलियारे का काम कैसे होगा, तो इसमें थानथाई को भी हम शामिल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देश कौन कौन से हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। अब यहां पर पूछ रहा है उपरोक्त में से किन देशों ने हाल ही में आयोजित अभ्यास दोस्ती 16 में भाग लिया है। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या उपरोक्त सभी। अब आप देखिए यहां सवाल में पूछ रहा है जो देश, यहां पर 4 देश हैं, इनमें से कितने देशों ने भाग लिया है। दोस्ती 16 जो अभ्यास का नाम है। अब यहां पर बात यह है कि जो दोस्ती 16 अभ्यास है, यह वार्षिक अभ्यास वर्ष 1992 से शुरू हुआ था, और शुरुआत इसकी हुई थी भारत और मालदीव के बीच में। बाद में 2012 का समय आता है और 2012 में श्रीलंका भी इसमें जुड़ जाता है। तो यह 3 देशों का अभ्यास बन जाता है, और हर साल 3 देशों का अभ्यास होता रहता है इसी अभ्यास दोस्ती 16 से। लेकिन अभी 2024 में क्या हुआ है कि एक देश है बांग्लादेश, ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इस बार वह शामिल हुआ। और अगर ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में भी शामिल हुआ तो शामिल तो हुआ है, और पूछा यही गया है कि आयोजित अभ्यास दोस्ती 16 में कितने लोग यानी कितने देश शामिल हुए या भाग लिए। तो हम चारों को ही इसमें रखेंगे। तो चारों को अगर हम रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी। अगर ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ होता तो हम बोलते कि 1 2 और 3 यानी कि ऑप्शन ए होता, लेकिन फिलहाल के लिए डी सही है। अब अगले साल देखते हैं क्या स्थिति बनती है।
यही जो तथ्यात्मक जानकारी थी आपके सामने थी, म्यांमार, श्रीलंका और भारत की दोस्ती 16। चलिए अगला, हिमालयन वुल्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सवाल है, यह जानवर केवल भारत और नेपाल की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। दूसरा देखिए, हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार 2023 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में किया गया था। अब यहां पे देखिए पूछ रहा है सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी कि जो कथन है इसमें से कौन कौन से कथन सही है, केवल एक है या केवल दो है, एक और दो दोनों है, या तो कोई भी नहीं है। अब देखते हैं पहला वाला, भारत और नेपाल की हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। पहला बोल रहा है कौन, हिमालयन वुल्फ। तो हिमालयन वुल्फ जो है, यह जो है मुख्य रूप से अगर बात करें, अभी अगर संख्या की बात करें तो अभी इस वक्त इसकी संख्या लगभग 2275 से 3792 के आसपास बताई जाती है। अब यहां पे बात करें, स्थिति इसकी क्या है, वल्नरेबल है आईयूसीएन में। तो आईयूसीएन में हिमालयन वुल्फ वल्नरेबल की स्थिति में है। और अब पूछा जा रहा है कि कौन कौन से देश में, जैसे स्टेटमेंट में तो बताया है कि भारत और नेपाल क्षेत्र में, तो भारत और नेपाल, लेकिन यहां पे एक हार्ड स्टेटमेंट दे दिया है उसने। इस स्टेटमेंट में कहा है केवल भारत और नेपाल की हिमालय श्रृंखला में, जबकि ऐसा नहीं है। इस नक्शे पर आप देखिए, यह जो यहां पर नेपाल के और उत्तर में जाएंगे और यह जो क्षेत्र है तिब्बत का हिमालय क्षेत्र है, वहां पर भी यह हिमालयन वुल्फ मिलते हैं, जबकि स्टेटमेंट क्या कह दिया है, केवल भारत और नेपाल। इसी वजह से बात गलत हो गई है। भारत और नेपाल कहता तो बात बन जाती, लेकिन केवल बोल दिया तो ऐसा नहीं है, तिब्बत हिमालय में भी है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वह गलत है। अब दूसरा देखिए, हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन पहली बार 2023 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के रेड लिस्ट में किया गया। तो यह जानकारी भी सही है, 2023 में पहली बार किया गया है, फर्स्ट एवर आईयूसीएन असेसमेंट ऑफ द हिमालयन वुल्फ। और यह कब की खबर है, 2023 की खबर है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट तो गलत था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। और अगर ऐसा सही है तो सही विकल्प में हम क्या बोलेंगे, केवल एक, यानी कि ए हमारा सही जवाब हो गया। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कुरुआ द्वीप खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। द्वीप का नाम क्या है, कुरुआ द्वीप। पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। और इसका जो सही जवाब है वह है द्वीप केरल का। कुरुआ द्वीप केरल में है। केरल में एक जिला है, जिले का नाम है वायनाड। इसी वायनाड में ही द्वीप है, नाम है कुरुआ। अब यह चर्चा में है। दरअसल यहां पर इस क्षेत्र में एक खबर सामने आई है कि जो पशु एक तरफ और दूसरी तरफ मानव, पशु में जैसे हाथी को भी आप ले सकते हैं, तो वह संघर्ष देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। अब उस संघर्ष की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह अभी चर्चा में था और इसी वजह से कुरुआ द्वीप से सवाल बन सकता है कि कहां पर है। चलिए अब उसके बाद यह कुरुआ आइलैंड है, यहाँ वायनाड जिले में है और यह केरल का पार्ट है इस क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 सवाल हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला देखिए, मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य को 1962 में देश का पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यानी कि एसटीआर पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम क्षेत्र पर स्थित है। अगला है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है। और उसके बाद अगला है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दक्षिण पश्चिम भारत के पूर्वी घाट रेंज के अंतर्गत आता है। और बताना क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट, मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य को 1962 में देश का पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। अब आप सोचिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद पहला जो घोषित हुआ बाघ अभयारण्य वह कौन था, जिम कॉर्बेट था। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के आने के पहले ही देश का पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया जा चुका था और वह यही था मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य, जिसे 1962 में घोषित किया गया था।
तो प्रोजेक्ट टाइगर आने के पहले को भी काउंट करें तो उस हिसाब से जिम कॉर्बेट दूसरा हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के बाद पहला। तो यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, इसका संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाट के संगम क्षेत्र पर स्थित है। चलिए देखते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये देखिए यहां पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब इसको जरा और पास से देखते हैं। अब आपको दिखेगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में आप मुख्य रूप से देख रहे हैं। अब यह जो तमिलनाडु में स्थित है, यह देखें, यह जो क्षेत्र है इसका विस्तार हमें यहां तक दिखाई देता है, और यह जो क्षेत्र हो गया एक तरह से देखें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र हो गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तो तमिलनाडु में, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में भी हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट भी तथ्यात्मक रूप से सही था। अब तीसरा देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिजंक्शन पर स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अब देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपको दिखेगा यहीं पर। यह मुदुमलाई है, इसके एक तरफ कर्नाटक है, एक तरफ आप देखें केरल है, और एक तरफ आप देखेंगे तमिलनाडु है। तीनों से यह, तीनों के बीच में यानी कि तीनों के त्रिजंक्शन पर स्थित है। इस हिसाब से यह तथ्यात्मक रूप से जानकारी सही है। तो यह हमें स्टेटमेंट सही मिल गया। अब 3 स्टेटमेंट सही मिल गए हैं, तो चौथा वाला सही नहीं होगा, यही हमें ढूंढना भी है कौन सा सही नहीं है। लेकिन देखते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व दक्षिण पश्चिम भारत के पूर्वी घाट रेंज के अंतर्गत आता है। अब देखिए अनामलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व कहां पे है? तमिलनाडु में है। अब अनामलाई टाइगर रिजर्व आप देखिए तो यह जो है आपको पश्चिमी घाट के पास दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या कहा है? इसमें स्टेटमेंट में कहा है कि यह पूर्वी घाट रेंज के अंतर्गत आता है। अब देखिए विरोधाभास क्या है, आप यहीं से समझ जाइएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व दक्षिण पश्चिम भारत, अब चूंकि दक्षिण पश्चिम भारत भी कह रहा है और पूर्वी घाट भी कह रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि दोनों बातें एक साथ एक समय पर सही हो जाएं। अगर दक्षिण पश्चिम भारत कह दिया है तो वह सीधी सी बात है पश्चिमी घाट ही होगा। तो या तो ये बात गलत हो सकती थी या तो ये बात गलत हो सकती थी। तो पूर्वी घाट में तो नहीं है, लेकिन दक्षिण पश्चिम भारत में है। चूंकि आधी बात ही सही है और आधी गलत है, तो यह स्टेटमेंट एक तरह से देखा जाए तो अंतिम रूप से गलत ही काउंट होगा। इस वजह से यह स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन जवाब हमारा यही सही है, यानी कि डी हमारा सही जवाब है। अनामलाई दक्षिण पश्चिम भारत में है, और बात की जाए किस घाट की तरफ है तो यह पश्चिम घाट में है। तो इस हिसाब से जवाब हमें मिल चुका है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आगे 8वां सवाल है, अमेरिका के उदाहरण के बाद भारत का कौन सा राज्य नीलगाय और जंगली सूअरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंदी प्रजनन भेड़ियों को जंगल में वापस ला रहा है? अब पहले इस खबर को समझिए। क्या है कि भारत में एक ऐसा क्षेत्र है इन 4 ऑप्शन में से जहां पर नीलगाय और जंगली सूअरों की संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? फसलों को नुकसान हो रहा है, खेतों को नुकसान हो रहा है, जो उत्पादन किया जा रहा है उसको नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की वजह से अर्थव्यवस्था से लेकर के जो खाद्य आपूर्ति है उसका नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे नियंत्रित करने के लिए जो भेड़िए हैं उन्हें पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए बंदी करके उनकी प्रजनन को बढ़ाया गया, जिससे कि वे जब संख्या में बढ़ेंगे और वापस से उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा, वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, तो जंगली सूअरों और नीलगाय की संख्या को इनके माध्यम से कम किया जा सकेगा। तो यही हुआ। लेकिन किस राज्य में हुआ? अगर आपसे पूछ ली है पूरी की पूरी बात खबर कहाँ की है, तो यह है गुजरात की है। तो याद रखिएगा गुजरात में ऐसा हुआ है, नीलगाय और किसके लिए? नीलगाय के साथ जंगली सूअर के लिए। किसको छोड़ा जाएगा यहां पर? तो याद रखिएगा भेड़ियों को छोड़ा जाएगा, और उनकी संख्या को पहले बढ़ाया गया और उसके बाद इन्हें वापस से सामान्य रूप से छोड़ दिया गया। तो सवाल इससे बन सकता है। लेकिन अब बात आती है अभ्यास प्रश्न की। अपने प्राचीन जैन स्थलों और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध मूडबिद्री और करकला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। इस सवाल को ध्यान से देखिए और प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब आप दे सकें। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।
और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।